हाँ जी, क्या हाल चाल। बैठिए बैठिए। चलिए साहब, मैटर वेव की डीपीपी का होमवर्क निकाल लें जल्दी से। सर वो पीडीएफ दे दी क्या नवदीप वाले भैया को? हाँ जी, पीडीएफ भेज दी सर हिंदी की। हाँ भेज दो ना, उनको दे दो। ब्लैक एंड व्हाइट जाएगी, मोनो कलर। ठीक है, अभी तो भेज दो, कोई समस्या नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, आप तो भेज दो एक बार में। आओ। चलिए साहब, सभी लोग बोर्ड पे समझें। तो अपने अभी बीच में चेक करूंगा होमवर्क। सबसे पहले अपना सेक्शन ए, फोटोन थ्योरी, ये पूरा हो गया। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा, मैटर वेव। अब हम आ रहे हैं नए चैप्टर की तरफ। बीच में एक 8 से 10 सवाल का टेस्ट लेते हैं, ताकि मैटर वेव कितना समझ में आया उसकी बात करते हैं। तो क्लास नोट्स ही खोल लीजिए। बीच में होमवर्क भी चेक कर लूंगा आपका। वो अपन एक वो रिवीजन वाली फाइल किस नाम से थी, याद है किसी को? वो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक के सवाल करे थे ना, वन शॉट के नाम से था ना। पार्ट 1 तो एनसीईआरटी अभी खोल के देख ली। अपन एक बार जेई मेन के सवाल किए थे, आपको याद हो तो? वो तो यूट्यूब से तो करे थे, फिर फाइल भी आ गई थी। पेन ड्राइव में थी क्या वो? कम, इसमें सेव नहीं करी थी क्या? अच्छा, पक्का? चलो ठीक है, चलो फिर हटाओ। चौथा सेक्शन पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर। मजे की बात ये है, ये बहुत आसान टॉपिक है, और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 11th फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल पूरा वही चैप्टर है। वो भी रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर भी आसान है, स्कोरिंग भी है। और चौथा हिस्सा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। 3 हिस्से हमने मॉडर्न के कर लिए। एटम के बाद 2 हिस्से और हैं, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स और एक है
एक्सरे। चलिए शुरू करते हैं। एटम स्ट्रक्चर सबसे पहले आया था थॉमसन मॉडल। सिर्फ नाम लिख लीजिए, बाकी आपने पढ़ा हुआ है। थॉमसन मॉडल को हम बोलते थे प्लम पुडिंग मॉडल। जिस प्रकार वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में जो तरबूज के जो बीज हैं वो तो कौन है, नेगेटिव चार्ज, और बाकी जो पूरा है वो कौन है, पॉजिटिव चार्ज। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझते हैं? टोटल चार्ज एटम पे हमेशा कितना होता है, 0। थॉमसन मॉडल के बाद कौन आए, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और मजे की बात है, ये नाम रदरफोर्ड से फेमस है, पर ये करने वाले रदरफोर्ड नहीं थे, इनके दो स्टूडेंट थे, जीजर एंड मार्सडन। इन्होंने परफॉर्म किया था, हाँ, अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने ही न्यूक्लियस की खोज करी थी। सबसे पहले न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल ही किसने किया था, रदरफोर्ड। थोड़ा बहुत कच्चा पक्का याद हो तो किसी को, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी, किस पर, गोल्ड फॉइल पर। काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो स्कैटर्ड हो गए थे। आउट ऑफ 20,000 एक बाउंस बैक होके वापस आ गया था। तो रदरफोर्ड ने कहा एटम के सेंटर में कोई जबरदस्त कौन बैठा है, पॉजिटिव, जिसने अल्फा पार्टिकल को क्या कर दिया, रिपेल, बाउंस बैक। इसी को पढ़ते हैं, लिखिएगा रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा, ये फेल भी हो गया था, इसके बाद ही बोर आए थे। फेल क्यों हुआ था ये किसी को याद है क्या? कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो सुनिएगा, जबरदस्त अच्छी बात है, चक्कर लगाते समय सर्कल पर ये एक एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होता है। और क्लासिकल फिजिक्स कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा है तो लगातार एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। और एनर्जी लगातार रेडिएट करते 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 उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और फाइनली वो न्यूक्लियस में ही आके क्या हो जाएगा, कोलैप्स। जबकि ऐसा होता नहीं है। रदरफोर्ड इस बात को समझा नहीं पाए, ये इनका क्या था, फेलियर। सर धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा सा वापस बोलता हूं। रदर सबसे पहले आए थॉमसन। थॉमसन ने अपना क्या दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, जो समय के साथ फेल हुआ। रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और सबसे पहले न्यूक्लियस शब्द का नाम किसने लिया था, रदरफोर्ड ने। जी सर न्यूक्लियस होता क्या है? अब तो हम इतना केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ये पूरा एटम होता है। एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा पार्ट, जहां पर पूरे एटम का कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, याद करिए। तो ये सबसे पहले बताने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज ही किसने करी थी, रदरफोर्ड। कि पूरे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे, और उसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियस। और चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब वो एक बात का जवाब नहीं दे पाए, क्या बात है, आपने अभी ध्यान से नहीं सुनी, मैं 2 से 3 बार बोलता हूं, सुनिएगा। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, दुनिया में कोई भी पार्टिकल जब सर्कल पे चक्कर लगाता है तो किसका एग्जाम्पल होता है, वो
एक्सिलेटेड मोशन का। क्यों एजी सर, एक्सिलेटेड मोशन का क्यों होता है, मैं तो नहीं समझ में आ रहा। चक्कर लगाते समय आपको याद हो तो एक सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी दुनिया में पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चक्कर नहीं लगा सकता। इसलिए चक्कर लगाते समय पार्टिकल का मोशन कैसा होता है, एक्सिलरेटेड। बात नंबर 1। इस बात को एक बार और बोलता हूं धीरे धीरे। अगर कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या, हम खुद गाड़ी लेकर कोई भी पार्टिकल, कार, बस, अगर सर्कल पे चक्कर लगा रही है तो बेटा जी वो कौन सा मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है अगर कोई एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल ये लगातार एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। अगर आपको पहला पहला लेक्चर याद हो इलेक्ट्रोस्टैट्स का, तो सर लोग बताते हैं अगर रुका हुआ है कोई चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चल रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, और अगर एक्सिलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ईएम वेव्स। याद करिए, ईएम वेव्स मतलब एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। तो ये कौन है बताइए, एक्सिलरेट। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट। एनर्जी को लगातार रेडिएट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जा रही है, कम। कम होते 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 वो फाइनली क्या हो जाएगा, कोलैप्स। ऐसा हो जाना, पर ऐसा होता, पर रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल। पहले सारी बातें लिखिए, एक बार और धीरे धीरे समझाता हूं। ये इसका फेलियर का कॉज, बहुत आसान चैप्टर है, 3 से 3.5 लेक्चर एटम स्ट्रक्चर में लगते हैं। चलिए वापस, तो अब हम पढ़ना चाहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसमें जो एक आर्टिकल है, लिख लिया क्या, कुछ देख ले। इसमें एक आर्टिकल है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये जेड क्या है, जेड, जेड होता है एटॉमिक नंबर। सर मुझे नहीं पता है जेड वेड क्या होता है, आप थोड़ा समझाओ। जैसे 16O8 ऐसा लिखना सीखते हो, इसे नीचे वाले को बोलते हैं जेड, ऊपर वाले को बोलते हैं ए। जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये बताता है कितने प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए प्लस क्यों बनाया, ये मैंने उस गोल्ड फॉइल का क्या बनाया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, प्लस। जेड ई क्यों लिखा, जेड ई, जेड तो है प्रोटॉन की संख्या,
और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। और प्लस क्यों लगाया बताइए? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। इसके सामने से किसकी बम्बार्डिंग हो रही है? अल्फा पार्टिकल। काफी पार्टिकल तो ऐसे स्कैटर्ड होके निकल गए, ये स्कैटर्ड होके निकल गए, पर एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सीधा का सीधा वापस क्या हो गया? बाउंस बैक। पर ऐसे पार्टिकल की संख्या बहुत कम थी जिनका स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री था। इस साल सवाल आया 2026 का ही, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन। देखिएगा, प्रैक्टिकल ग्राफ है, मजा आ जाएगा। ये देखें 2026 इस साल का सवाल है, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। ये कहना क्या चाहता है आप खुद देखिए। ज्यादा पार्टिकल कौन से हैं जो बहुत कम एंगल पे क्या हुए हैं? डेविएट। ये देखिए बहुत कम एंगल पे डेविएट हुए। जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल की संख्या कम होती जा रही है। आपको भी तो याद है केमिस्ट्री में, आउट ऑफ 20,000 केवल एक पार्टिकल ने क्या किया था? बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब क्या होता है गुरुजी? क्या होता है? गया और वापस आ गया। कितने डिग्री पर आ गया? 180। तो ये देखिए, जिसका एंगल सबसे ज्यादा है उन पार्टिकल की संख्या सबसे कम है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल और थीटा के बीच का ग्राफ क्या कहना चाहता है? थोड़ा इसको ऑब्जर्व करिए, परेशान मत होइए। यहां कौन है? थीटा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा पार्टिकल की संख्या बताइए कम हो रही है। इसका मतलब ज्यादा डेविएशन वाले पार्टिकल की संख्या कम है या ज्यादा है? तभी तो सर ने बोला था कभी 11वीं में, आउट ऑफ 20,000 केवल एक पार्टिकल ने क्या किया? बाउंस बैक। मतलब बाउंस बैक वाले पार्टिकलों की संख्या सबसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब एजी सर, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? ये पार्टिकल यहां से आया v स्पीड से चलता हुआ। अब आप बताइए, ये प्लस है, अल्फा पे भी चार्ज, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। कूलम्बिक फोर्स जा रहा है आगे, रिपल्शन कहां लग रहा है? बताओ, धीरे धीरे ये रिटार्ड होगा या एक्सीलरेट होगा? आगे बढ़ता जा रहा है, रिटार्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। अब ये और नजदीक नहीं जा सकता। जितना अब ये पास आ चुका, इस दूरी को ही बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां ये रुकेगा नहीं, अगले ही क्षण कूलम्बिक रिपल्शन के कारण ये कहां लौट जाएगा? पीछे। इसे बोलते हैं मोमेंटरी रेस्ट। मोमेंटरीली रेस्ट बोले तो एक क्षण के लिए किसमें आया? ये रेस्ट में। गुरुजी को इसका एग्जाम्पल दो ना, एक क्षण के लिए रेस्ट। जैसे एक एग्जाम्पल तो यह है, मैं पूरे दिन में एक क्षण के लिए ही पढ़ता हूं, बाकी रेस्ट करता हूं। एक तो ये बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है कि मैं एक क्षण के लिए ही पढ़ता हूं। ये और कोई फिजिक्स का एग्जाम्पल दीजिए, वो देखिए। ये पेन है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक क्षण के लिए किसमें आया? रेस्ट। स्पीड कितनी हो गई? 0। अगर 0 नहीं होती तो ये और ऊपर जाता ना। हाईएस्ट पॉइंट कर इसकी स्पीड कितनी हो गई? अरे अगर स्पीड होती तो और ऊपर जाता ना। इसका मतलब उस पॉइंट पर क्या है? ये एक मोमेंट के लिए क्या हुआ? रेस्ट। इसे बोलते हैं मोमेंटरी रेस्ट। सर ऊपर ही क्यों नहीं रह गया? अगर वापस ही नहीं आता, खेल ही खत्म। पेन वापस ही नहीं आता, पढ़ने का झंझट ही नहीं रहता। वापस क्यों आ गया सर ये पेन? वापस आने का क्या कारण गुरुजी? ग्रेविटी ने उसको क्या कर लिया? खींच लिया। सेम यहां भी तो लग रहा है, एक क्षण के लिए रुका पर हमेशा नहीं रुकेगा, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स तो लगातार लग रहा है। वापस इसको कहां भेज देगा? पीछे।
तो जितना ये न्यूक्लियस के करीब आ सका, दैट दूरी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या पीछे का कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एक बार आप डायग्राम बनाइए, फिर इसकी पूरी मैथ सिखाऊंगा बहुत आराम से, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, चैप्टर बहुत आसान। ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। किस पे बम्बार्डिंग हो रही है? गोल्ड फॉइल पर। अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए, फैल गए। क्यों फैल गए? क्योंकि प्लस प्लस के रिपल्शन के कारण। एक पार्टिकल बाउंस बैक हुआ जो ये बता रहा है कि सेंटर पे कुछ भयंकर पॉजिटिव चार्ज है। बढ़ूं क्या आगे? अच्छा, वो रिटार्ड क्यों हो रहा है, स्लो डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोलंबिक रिपल्शन लग रहा है। पीछे ही क्यों लग रहा है रिपल्शन? क्योंकि प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। अल्फा जा रहा है आगे, पर फोर्स लग रहा है पीछे, तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन होगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, एक क्षण के लिए वो रुक जाएगा। अब जितना वो न्यूक्लियस के पास आ सका, दैट दूरी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बताइए बताइए। मॉडर्न फिजिक्स का वन शॉट हुआ था पार्ट 1, उसकी पीडीएफ डाली थी ना अभी पेन ड्राइव में थोड़े दिन पहले, वो भिजवाओ ना वापस। किसको दी थी वो? हाँ, उनको कहो कि सर की क्लास में भी चाहिए 204 में। हाँ, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 वन शॉट। चलिए शुरू करें भाई। अब मैथ समझते हैं। मैथ समझने के लिए मुझे क्या क्या याद होना चाहिए वो बताता हूं। पहला, काइनेटिक एनर्जी, शायद नवीं कक्षा से सभी को याद है, हाफ mv²। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा याद होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैट्स की पोटेंशियल एनर्जी। ये शायद आपको कम याद होगी। ये होता है के Q1 Q2/R। आर स्क्वायर नहीं होता, आर स्क्वायर तो फोर्स हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R। तीसरी बात आपको आनी चाहिए, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। बताइए अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज वो कितना होता है? प्लस का जेडी। इतनी बातें अगर पता हैं तो मैं आपको डेरिवेशन शानदार समझा दूंगा। चारों बातें वापस सीखिए आराम से, तसल्ली से।
सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हर बच्चे को याद हो, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो सही बात। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल एनर्जी, ए जी सर हमें तो एमजीएच याद है। बेटा एमजीएच सही है, बट एमजीएच होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये है इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होती है? के Q1 Q2/R। तीसरा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल, और न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस का जेडी। ए जी सर जेड क्या है? जेड, जेड है एटॉमिक नंबर। बताइए क्या मामला ओके है? अब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी काम का है। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बताइए न्यूक्लियस है जेडी, अभी दूरी है बहुत ज्यादा, लगभग मैंने मान ली इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा। कितनी स्पीड से आ रहा है? v। अब खुद बताइए क्या होगा? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। धीरे 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 ये रिटार्ड होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। अब ये और पास में नहीं आ सकता। अब इस दूरी को क्या बोलेंगे? R0। व्हाट इज R0? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये है पॉइंट नंबर 1, ये है पॉइंट नंबर 2। आराम से सिचुएशन को समझिए। बताइए ये कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस में है बताइए? रेस्ट में, गोल्ड फॉइल्ड रेस्ट में है, एट रेस्ट। सामने से बताइए किसकी बम्बार्डिंग हो रही है? अल्फा की। आराम से समझिए, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। तो बताइए कुलंबिक फोर्स कहां लगेगा? पीछे। मैं जा रहा हूं आगे, मैं जा रहा हूं आगे, पर मेरे पे फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो मेरी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। उसे हम बोलते हैं मोमेंटरी, किस में आ गया? रेस्ट में। एक क्षण के लिए वो रुक गया, अब ये और इसके नजदीक नहीं आ सकता। दैट दूरी इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट स्टेप। बता क्या यहां तक बात बुद्धि में घुस रही है? अब मुझे लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए यहां पर बोलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी बोलना, के Q1 Q2 बटे दूरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बराबर यहां पर काइनेटिक बोलिए 0, पोटेंशियल बोलिए के Q1 Q2 बटे, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के Q1 पहला चार्ज अल्फा का 2e, Q2 दूसरा चार्ज न्यूक्लियस का बटे R0। मुझे क्या निकालना है बताइए? R0। तो क्या आ गया? के 2e जेड बटे में हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नोट करिए, एक बार और समझाऊंगा।
बढ़े क्या? आसान मतलब एक बार समझोगे तो हो जाता है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिजी लगाई, ये 4 पॉइंट अगर याद है तो चुटकियों में समझ में आएगा। और थोड़ा थ्योरी को बोलो हो क्या रहा है, तब मजा आएगा। अल्फा पार्टिकल सामने से आ रहा है, न्यूक्लियस कुलम्बिक रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। रिपल्शन फोर्स की वजह से उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। एक क्षण ऐसा आएगा जब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। इसी में सेव कर दो 1। पिछली बार अपन ने डाला था तो इसमें सेव नहीं किया था क्या? अच्छा। अभी वो लग हाँ हाँ हाँ। हम्म, सही। चले, बढ़े आगे भैया। जल्दी से फटाफट बराबर आएंगे। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मैटर वेव के 8 से 10 सवाल करेंगे। रफ पन्ना निकाल लें एज अ टेस्ट। कितना हमें डीपीपी एक तो हम करके लाए, बहुत अच्छी बात। पर समझ में कितनी आई वो भी जरूरी है, क्योंकि वही सवाल नहीं आएगा, है ना। तो अपन को अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो भी बहुत जरूरी है। चलिए। अच्छा, नंबर भी देते जाइएगा। हर सवाल सही गलत चेक करते जाएंगे। चले। सारे ही सवाल जेई के हैं। अटपटे होंगे, कठिन भी होंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं सब समझाऊंगा। आप तो बस सवाल लिखना चाहे तो लिख लीजिए, सॉल्व करना चाहे मैं साथ साथ कराता जाऊंगा। पहले आपको अटेम्प्ट करने का मौका दूंगा। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अटेम्प्ट करना चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। है छोटा सा चैप्टर, पर ज्यादा ज्यादा सवाल करेंगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ यार, मुझे ये बात भी समझ में आ रही है।
सर चमक नहीं रहा कुछ भी सर, सच बताऊं। हो सकता है, मैं मेहनत करके इसको समझाता हूं, हो सकता है कि नहीं चमक रहा हो, इट मे बी पॉसिबल। तो सर थोड़ा धीरे धीरे बताओ। पहले तो सर ये क्या लिखा हुआ है सर, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, समझना बहुत दूर की बात है। मेरी हालत बहुत खराब है सर, पढ़ ही नहीं पा रहा, समझना तो दूर की बात है, सॉल्व करना तो और भी दूर की बात है ना। अब जैसे कोई आपको जर्मन लैंग्वेज या कोई उर्दू लैंग्वेज का लिटरेचर दे दें, सर पढ़ ही नहीं पा रहा सर, समझो तो बहुत दूर की बात है। ये नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड, इसका मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है, अगर हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है तो हमारा मास क्या होता रहेगा? चेंज होता है। पर आपका और मेरा तो चलने पर मास चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में बहुत कम है। तो इसे बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। ये v हमारा बहुत कम है, तो ये टर्म क्या हो जाती है? नेग्लेक्ट। इसका मतलब हमारे मास में कोई चेंज नहीं आता। इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, पर हमारे बुद्धि में समझ में तो आए बात। हम जितनी भी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें सब में पार्टिकल, ट्रक, कार, स्कूटर, वो सब कौन सी स्पीड से चलते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। अर्थात उनके चलने से कार के मास में कोई अंतर नहीं आता। इसे बोलते हैं बच्चों नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। क्या बताइए, यहां तक मामला ओके है क्या? चलिए अब आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे। एक प्रोटॉन है और एक फोटोन है। अरे सर आपने सिखाया था दोनों के नंबर अलग अलग होते हैं, फोटोन अलग, प्रोटॉन अलग। बिल्कुल सही बात है सर। प्रोटॉन हैज सेम एनर्जी एज दैट ऑफ फोटोन। फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। E बराबर SC बाय लैम्डा। बार बार बोलिए, SC बाय लैम्डा। ना आपके लिए ना मेरे लिए, ना प्रोटॉन के लिए ना अल्फा के लिए, ये सिर्फ किसके लिए लगता है? फोटोन के लिए, SC बाय लैम्डा। और प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का परिवार तैयार खड़ा है। ये बेटे गेट के बाहर ही रहते हैं कि बताओ कौन सा किसको अंदर भेजना है, आप बुला लो आवाज लगा के। आप बताओ क्या आ रही है बात? एनर्जी। तो इसको बुला लो। तो बताओ लैम्डा बराबर H अपॉन अंडर रूट 2me। ये लैम्डा किसका? प्रोटॉन का। देख मैंने दोनों पे ई लिखा क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। घबराने से कभी नहीं होता, साहस रखना पड़ता है। पढ़ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। छोटा बच्चा जो पहली नर्सरी एलकेजी में होता है, भाई साहब उसको भी स्कूल जाना पसंद नहीं होता। पढ़ाई से सब भागते हैं। वो तो माता पिता समझाते हैं बेटा पढ़ना जरूरी है, आगे का भविष्य सारा पढ़ने के ऊपर है। ये देख ठेला चला रहे हैं लोग, ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पढ़े नहीं। ऐसे माँ बाप सिखाते हैं ताकि उसके मन में बुद्धि में घुसे पढ़ना जरूरी है। देख बेटा ये काम करने लोग हैं, ये पढ़े नहीं, इन्होंने समय पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज ये स्थिति है। पढ़ोगे, अच्छी नौकरी करोगे, अच्छा बिजनेस करोगे, लाइफ अच्छी सेटल होगी। पढ़ना सभी को ऐसे ही लगता है, समझाना पड़ता है दिमाग को कि नहीं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाता है। शिक्षा से डॉक्टर बनना सपना नहीं है, पढ़ाई से दिमाग खुलता है। दिमाग खुलने पर कोई भी व्यापार भी किया जाए। एमबीबीएस करने के बाद लोग बिजनेस करते हैं, कई एमबीबीएस करने के बाद यूपीएससी करके कलेक्टर बन रहे हैं, एमबीबीएस करने के बाद कई बच्चे रिसर्च में चले जाते हैं। बात दिमाग खुलने की है। डॉक्टरी बनकर पेशेंट का इलाज कोई जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग खुलेगा, आप जिस फील्ड में जाओगे वहां बहुत अच्छा करोगे। तो बात दिमाग खुलने की है। तो सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला लगाया, दोनों की एनर्जी क्या है? सेम। अब मुझे क्या पूछा है? रेशियो किसका? वेवलेंथ का। ये तो वेवलेंथ है ही, यहां से वेवलेंथ निकाल लो। तो लैम्डा फोटोन क्या आ जाएगा बता? HC बाय E। ये फोटोन की वेवलेंथ, ये किसकी? प्रोटॉन की। ऊपर किसको रखना है बता? डी ब्रोगली वेवलेंथ टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो ऊपर कौन आएगा बता? प्रोटॉन। और नीचे कौन आएगा? फोटोन। प्रोटॉन की बताइए।
ये रही प्रोटॉन की, बताइए H अपॉन अंडर रूट 2m e, और इसकी बताइए HC/E। क्या H से H कटा, E कहां जाएगा ऊपर, ये C √2m e, ऊपर E नीचे √E, तो क्या ऊपर √E बचेगा। अरे यार ऐसा याद आ रहा है, ये तो किया हुआ है, 1/c E/2m की पावर हाफ, ऐसा मुझे तो याद आ रहा है, करा हुआ है। ये सवाल भाई साहब नीट में 2 बार आया, जेई मेन में देखो फिर रिपीट हुआ, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन आएगा बताइए। बताइए क्या मामला ओके है, नोट कर लीजिए। सब बन जाते हैं, बने रहेंगे, काटाकूटी करेंगे, सीखेंगे तो सब डर हट जाएगा। बोलिए क्या आगे बढ़े, चले। ओहो भाई साहब ये तो बहुत ही अच्छा सवाल, इसको जरूर लिख लें नोट्स में, बहुत अच्छा सवाल। नोट्स में लिख लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल, मतलब मन खुश होगा आपका, और इस तरह के 2-3 सवाल और करोगे तो बात सीख जाओगे। प्लस ये रटा नहीं जा सकता, ये एग्जाम में ऑन द स्पॉट ही बनता है। कैसे, मैं सिखाता हूं, पहले आप चारों ग्राफ बना लीजिए, फिर बहुत तसल्ली से सिखाऊंगा कि सवाल कैसे चलेगा। चल अब सिखाता हूं तुझे, है ना, अप्रोच समझना, रटना मत, यही नहीं आएगा। पेन पेंसिल छोड़, मस्ती से देख, मन खुश रख। सबसे पहले देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो दिमाग की मैपिंग होती है, जैसे गूगल मैप चलता है ना, अपन डालते हैं तलवंडी, तो सर्च कैसे करता है भाई, वो पहले भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर कोटा, कोटा में तलवंडी, फिर सेक्टर ए, ऐसा कहता है इसे नेविगेशन। क्या शब्द होता है, नेविगेशन। तो बच्चा जब पेपर में सवाल पढ़ता है तो उसके सारे टॉपिक फिजिक्स के दिमाग में भरे हुए हैं, अब सही जगह नेविगेट कैसे करे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो तुरंत घुसा, अच्छा मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ, अरे एजी सर ने बताया था लैम्डा फैमिली, वेवलेंथ और क्या आ रहा है, एनर्जी, तो बता कौन से मेंबर को अंदर बुला लेगा, आजा भाई, लैम्डा बराबर √H/√2m। बता, हाँ बोल, क्या ये बात समझ में आई, मुझे यही क्यों याद आया बता, क्योंकि वेवलेंथ और किसकी बात हो रही है, एनर्जी। स्टेप नंबर 1। फिर मैंने देखा मुझे ग्राफ में चाहिए के और लेमडा,
तो ई को ई ना बोलकर मैं क्या बोल दूं, के। ठीक है, क्या दिक्कत है। अब मुझे के चाहिए, पर ये तो रूट में फंसा हुआ है, तो फिर मैंने बत्ती जलाई, क्या करूं, स्क्वायर। तो बताइए लैम्डा का स्क्वायर एच स्क्वायर 2m के। ये मैंने क्यों सोचा, बता क्यों सोचा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, के। ठीक बात है। अब मैंने क्या किया, भैया इसको यहां भेज दे, तो बता क्या हो जाएगा, 2m लैम्डा स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/k। अब ध्यान से देखो, y एक्सिस पे कौन है, 1/k, 1/k की जगह y, 2m h क्या है, कांस्टेंट, x पे कौन है, लैम्डा, केवल लैम्डा, केवल लैम्डा, तो केवल लैम्डा की जगह क्या लिखूंगा, x, और लैम्डा का स्क्वायर है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बता सकते हैं, जब भी स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी होती है तो पैराबोला आता है, पैराबोला आता है, ये गलत, ये गलत, इन दोनों में से कोई होगा। फिर इसमें भी सर आपको लोग सिखाते हैं, मैं आपको सिखा देता हूं, एक ये होता है, एक ये होता है, कैसे बनेगा वो देखिए। जिसपे पावर 1 होती है, पैराबोला का मुंह उधर ही खुलता है। बताइए यहां पावर 1 किस पर है, y पे, तो पैराबोला का जो मुंह है इस तरह से, वो किस तरफ खुलेगा, y एक्सिस की तरफ। ये पैराबोला का मुंह है, जिसपे पावर 1 है, पैराबोला का माउथ उधर ओपन होता है। इसमें बताइए बेटा किस पे 1 है, x पे, तो जो पैराबोला का माउथ है वो किस तरफ ओपन होगा, x की तरफ। ये बेटा याद रखने का तरीका है। दो बातें समझिए, जब भी स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी होती है तब ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। पैराबोला दो तरह का होता है, जिसपे पावर 1 होती है, पैराबोला का माउथ उधर खुलता है। बताइए किस पे पावर 1 है, y पर, तो जो माउथ खुलेगा वो y की तरफ खुलेगा। इसमें पावर किस पे 1 है, x पर, तो माउथ कहां खुलेगा, x। समझ पा रहे हैं बात। अब बताइए किस पे पावर 1 है, y पर, किस पे, तो माउथ कहां खुलेगा, y पर खुलना चाहिए, तो y पर माउथ खुलेगा। ये y एक्सिस है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही, सेकंड। कितना प्यारा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। गुरुजी ये क्या किया, मिटा क्यों दिया, वापस समझाऊंगा एक बार और, आजा फिर से वापस। सर इतना प्यार से क्यों, कारण है फिजिक्स तेरा सबसे पीछे है, तीनों विषय में तू सबसे सौतेला मानता है फिजिक्स को, पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि तेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है फिजिक्स। अगर हम प्यार से नहीं पढ़ाएंगे, बार बार नहीं समझाएंगे, तो तू पढ़ेगा कैसे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है फिजिक्स के टीचर की, बहुत प्यार से सब्जेक्ट को पढ़ा के चलो, नहीं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। तू नाराज हो जाता है, फिर 2-2 महीने तक फिजिक्स की कॉपी नहीं खोलता, कितने महीने हो जाते हैं तू पढ़ता ही नहीं है, तू तो नाराज हो जाता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब तू ऐसा नाराज हो जाएगा, फिर हम कैसे पढ़ाएंगे। तो तुझे हमें समझाना, पढ़ाना, प्यार से आगे बढ़ाना, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो वापिस देख, डी ब्रोगली का फॉर्मूला, लैम्डा बराबर h/√2me। बता यहां बात समझ में आई। अब मेरे स्क्वायर का क्यों चमका, क्योंकि मुझे यहां चाहिए के, जबकि के किस में फंसा हुआ है, अंडर रूट में। तो मेरा पहला स्टेप क्या चमका, क्या करो, स्क्वायर, क्या करो, स्क्वायर। बता लैम्डा का स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। क्या ये स्टेप ओके है, के को इधर रख, बाकी इसको भेज, क्रॉस में भेज दे, 2m लैम्डा स्क्वायर बटे h, यहां क्या बचा, 1/k। बोल यहां तक मामला ओके है क्या। अब 2mh ये तो कांस्टेंट है, 1/k की जगह क्या आएगा, y। ध्यान से देखना, x में कौन है, लैम्डा या लैम्डा स्क्वायर, केवल लैम्डा, आंखें खोलना, केवल लैम्डा की जगह x और स्क्वायर है। अगर तुम हैरान रह जाओगे, यही मैं ग्राफ 1/k
और लैम्डा स्क्वायर में कर दूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्यों एजी सर बताओ? मैं बताता हूं तुझे। ये आया लैम्डा स्क्वायर इज 1/k। 1/k को क्या लिखेंगे? वाई। अब एक्स में चिल्ला कौन है? हर बच्चा बोलो एक्स में कौन है? तो पूरे लैम्डा स्क्वायर की जगह एक्स। और जब प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। आंखें बड़ी करिए। इफ लैम्डा इज देयर तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इफ लैम्डा स्क्वायर इज देयर देन आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन। यहां बताइए किसकी जगह एक्स लिखूं, लैम्डा की जगह या लैम्डा स्क्वायर की जगह? क्योंकि ग्राफ में एक्स एक्सिस में कौन है? तो लैम्डा की जगह एक्स। अब स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है। दुनिया में जब भी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी होती है तो ग्राफ का नेचर कैसा होता है? पैराबोला। माउथ किस तरफ खुलेगा? जिस तरफ पावर 1 होगी। बताइए पावर 1 किस पर है? वाई पर। तो माउथ खुलेगा वाई की तरफ। ये देखिए पैराबोला का मुंह खुलेगा वाई की तरफ। बताएं क्या मामला ओके हुआ? नोट लगा के ये भी लिख ले। यदि ग्राफ 1/k और लैम्डा स्क्वायर में पूछा जाता, नोट लगा के लिख ले। यदि ग्राफ 1/k और लैम्डा स्क्वायर में पूछा जाता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। बढ़े आगे। अगला 26 का लेटेस्ट सवाल है 2026। करिए कोशिश। सब बनते हैं। सरल कठिन कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ में आएगा ना तो सब्जेक्ट को एंजॉय करने लगेगा। बस तुझे पीछे पढ़ना पड़ेगा। अपने आप कोई बात बुद्धि में नहीं घुसती है, मेहनत करनी पड़ती है। सवाल लिख धमाधम। लेटेस्ट सवाल है 2026 का।
आया क्या? क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ता हूं। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इतना है, मास इतना है, एक्सलेटेड बाय अ पोटेंशियल इतना, और पूछिए डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का परिवार, परिवार में ऐसा सदस्य याद करो जिसमें पोटेंशियल आता हो। क्या है क्या कोई ऐसा सदस्य? H/√2m⁻⁴ याद करिए। सदस्य तैयार खड़ा है। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 √2। एम बताइए मास 6 इंटू 10⁻⁻27। क्यू बताइए 3 इंटू 10⁻⁻19। वी बताइए 1.21। कैलकुलेशन बढ़िया है, धमाधम सॉल्व होगा, चिंता मत कर रही हो। 6.6 माइनस 34, आजा बड़ा बच्चा बन। 6×3 = 18 दूना 36, तो कितना? 6। 1.21, 121 होता तो 11, 1.21 है तो 1.1 -27 और -19 -46 का आधा -23। 6 को 1.1 से करूंगा, टक टक पूरा ही उड़ गया भाई। क्या कैलकुलेशन दी है, शानदार। तो लैम्डा -34 इंटू -23 10⁻⁻11 हमारा आया 10⁻⁻11। एग्जामिनर का लैम्डा है अल्फा इंटू 10⁻⁻12। दोनों को क्या कर दो, कंपेयर। हमारा -11, इसका अल्फा इंटू 10⁻⁻12, तो अल्फा -11 बटे -12, 12 में से 11 गया 10, 10⁻1, 10 आएगा भाई आंसर। कितना बढ़िया छोटा सवाल। बता, बोल भाई बोल, क्या मामला, ओके है क्या? अगला ला भाई, मैटर वेव होमवर्क। लास्ट टाइम पे आया था क्या? फिर आज क्यों आया है? आज घर से आया है। ठीक है, ला भैया। फिजिक्स की कॉपी कहाँ है? नोट्स कॉपी कहाँ है? भूल गया आज? सही है, होमवर्क चेक करा दे। लाइन से बता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, आगे चल। ये तो तू क्लास वाले दिखा रहा है, मैंने कैसे करे होंगे? छठे के बाद ये बीच में जो थ्योरी कैसे आ गई? मैंने कैसे करे? तो थ्योरी लिखेगा क्या सारी? आगे देखा, आठवां, फिर आजा बाहर आजा। काय को बैठ रहा है, मत बैठा कर क्लास में, आजा बाहर आजा। बैग उठा, आजा निकल ले बाहर। हाँ भैया, निकलो, उसको निकलने दो बाहर। एहसान मत कर अपने को, तुरंत नहीं लेके आया तो तुरंत ही कहीं चाटा वाटा पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो नहीं लगेगा, गर्ल्स और बैठी हैं। इसलिए ईमानदारी, एजी सर का होमवर्क नहीं करके लाए, आज मत चलो रे, पकड़ में आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा आतंक होना चाहिए, तब है मजा। यार सर तो मतलब जान निकाल देंगे। हाँ भाई देखा,
15, 16, 17, 18। ठीक है। हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पन्ना पलटो। सही है। बहुत सही। पास वाले का देखा। पहला, दूसरा, 20, ये 30, 40, 60, 70, ये कौन से हैं? ये डॉट है रे, देख तो रे, डॉट है रे। ठीक है। 15, 16। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ लाला। सही है। आगे कर। ठीक है। कुछ तो समझ में आया होगा कि नहीं आया? आया। पीछे भाई। पूरे देखा ऐसे दूसरे नहीं? हाँ। पूरे किए। ठीक है। हाँ दीदी। पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां। बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। सही। बिल्कुल सही। कोई तो पकड़ में आओ रे। सभी करके ले आए क्या? इतना कोई पढ़ते हैं क्या? तू तो पक्का नहीं करके लाई होगी। आजा बाहर, आजा, बैग ले ले। लाइए करके। केमिस्ट्री है ये। मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मैटर वेव के सवाल दिखा दे बस। बाकी तेरी ऐसी तैसी कराई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15। सही है, वेरी गुड। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 2026 का एफिलेटेड सवाल। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ फैमिली के पास गए। 4 सदस्य तैयार खड़े हैं। कौन से सदस्य को एंट्री दोगे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वाला बोलो। H/√2m E। कोई समस्या वाली बात? H काटूं, 2 काटूं, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m E। अब ध्यान से देखो, ड्यूट्रॉन और अल्फा। खाता खोलो। ड्यूट्रॉन, अल्फा। ड्यूट्रॉन की एनर्जी बताओ, E। अल्फा की एनर्जी 2E। ड्यूट्रॉन का मास किसी को याद है? 2m। अल्फा का 4m। और रेशियो दे रखा है कितना? n/1। ऊपर कौन है? ड्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखना, देख। लैम्डा ड्यूट्रॉन बटे लैम्डा अल्फा बराबर m अल्फा E अल्फा m ड्यूट्रॉन E ड्यूट्रॉन। अब सीखो। बूढ़े हो जाओगे तब सीखोगे क्या? इनवर्स है, इनवर्स। इनवर्स। तो अगर यहां ड्यूट्रॉन ऊपर आ रहा है तो यहां ड्यूट्रॉन
नीचे आएगा। बस अब तो रख दो। लैम्डा का रेशियो कितना है? n:1। अल्फा का मास 4 टाइम्स एनर्जी अल्फा की 2e। ड्यूट्रॉन का मास 2m। एनर्जी E। चलो काटो। E से E, MP से 2 से 2, n/1 √4। √4 का मतलब 2। तो n की वैल्यू हो रहे हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला, अब इस सवाल मत लिखिए, अब सॉल्व करिए। जो अच्छा सवाल होगा वही लिखने के लिए कहूंगा। इसको सॉल्व करिए एज अ पेपर। टेढ़े मेढ़े फॉर्मूले लगाओ, ऐसे ही फिजिक्स सीखी जाती है और कोई तरीका नहीं है, आप यकीन मानो। और कल ही जबरदस्त खबर आई है, कल पहली काउंसलिंग का राउंड पूरा हो गया है और कल सीट्स अलॉटमेंट होनी चालू हो गई। हमारे सीनियर आदित्य भैया जो हैं, उनको एम्स दिल्ली मिल गया है कल। कितनी खुशखबरी की बात है, आप सोचिए। इंडिया का, भारत का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज, हर बच्चा जिसका ड्रीम है उसका एम्स दिल्ली। अपना कल ही उसको आदित्य जो हमारा टॉपर है, एम्स दिल्ली मिला है उसको। आप देखिए, सामान्य है, जैसी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वैसी। ऐसा नहीं है कि हर पेपर में उसके 700 नंबर थे। 550 भी आए हैं, 590 भी आए हैं, 610 भी आए हैं, 690 भी आए हैं। पर ऊपर नीचे साल भर मेहनत करते 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 बढ़िया सेलेक्ट हो गया। छठी रैंक आई है ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में। कल एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है, जो ड्रीम कॉलेज होता है, हर बच्चा जो नीट एस्पिरेंट होता है। आप देखिए, पहले साल में ही जबरदस्त रिजल्ट, अपने जैसे ही बच्चा पढ़कर आराम से सेलेक्ट, बढ़िया रैंक के साथ। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया काम होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिए। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा। वेवलेंथ आ गई, ओके। फिर वेलोसिटी आई, अच्छा। वेवलेंथ और वेलोसिटी, गुरुजी h/mv। टक कटा, काटा। अब बताओ, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है। और अब बताओ क्या कौन कौन है? प्रोटॉन और अल्फा। देखना स्टाइल से लिखना, लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा अल्फा। इनवर्स है तो अल्फा का मास ऊपर, प्रोटॉन का मास नीचे। अब खुद बताना, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की कितनी? लैम्डा। अल्फा की बताओ, 2 लैम्डा। अल्फा का मास याद होना चाहिए, याद कर लेता हूं ना। अल्फा का मास 4 mp, अल्फा का मास 4 mp इंटू वी अल्फा बटे mp vp। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 1/2 बराबर 4। अब बता पूछा क्या है? अल्फा बटे प्रोटॉन बटे अल्फा, तो इसको यहां ले जाऊं, 8 आएगा भाई आंसर। 8:1, फोर्थ। बताइए सेट है क्या?
लिखिए सवाल को, अच्छा सवाल है। सोचिए, दिमाग लगाइए। फॉर्मूला तो सोचना, चैप्टर कितना छोटा सा है यार, आप सोचो। वो लैम्डा फैमिली घुमा घुमा के पूछता है यार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना आसान, फोटोन थ्योरी कितना आसान। एक बार जब पूरा मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा तो सारे के सारे 5 से 6 सवाल इसके तैयार। साथ साथ में इतनी भर भर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरी पूरी डीपीपी सॉल्व कर ली, जेई के सवाल कर रहे हैं, ताकि कोई समस्या नहीं रहे। चल बोलो भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ओके। काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ और एनर्जी। गुरु, गुरु, एच अपॉन √2 me। ठीक है, एच काटा, हैव सेम डी ब्रोगली, लैम्डा भी काटा। तो बताओ क्या हो गया, 2 काटा, √me बराबर कांस्टेंट, स्क्वायर कर दो तो me बराबर कांस्टेंट। बोले तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किसकी तुलना में, प्रोटॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ। ए जी सर एक बार और बता दो, वापस देख, कौन सा नहीं आया मुझे बताना। लैम्डा बराबर H/√2 me, ये आया सबसे पहला, नंबर 1 सही फॉर्मूला। सर यही क्यों चुना, क्योंकि सवाल में वेवलेंथ और एनर्जी की बात हो रही थी। फिर उसने बोला सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा को काट दिया, एच को काट दिया, √me इधर गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, मास को नीचे भेज दिया। इसका मतलब क्या आया, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। बताइए किसका मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। बताइए क्या मामला ओके है। अब अगला खुद करना, इतने प्रश्न हो गए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, खुद करिएगा, आसान है।
आया? ये तो बहुत ही आसान है, सीधा वही है। गतिज ऊर्जा एक समान है, सबकी एनर्जी सेम है, तो लेमडा बराबर H/√2m। लेमडा सेम, H सेम, 2 सेम। तो अभी आपने पढ़ा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, तो नहीं, एनर्जी सेम है। और भाई रे, लैम्डा बराबर H/√2m हैव सेम एनर्जी, क्या कटेगा? EH2। अब बता, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट एम, अब सही है क्या? ईमानदारी से बोल, जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ, तो बता सबसे ज्यादा कौन? अच्छा, प्रोटॉन और अल्फा में भारी कौन होता है? अल्फा। तो अल्फा का मास ज्यादा है तो अल्फा की वेवलेंथ कम, तो सबसे पीछे कौन आएगा? अल्फा। देख ले वापस आराम से तसल्ली से। सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा। सबसे भारी कौन? अल्फा, अल्फा की वेवलेंथ सबसे कम। कौन सा ऑप्शन? कितने लोगों से बना ये? अरे वाह, झूठ भी सही। अगला, ये तो अभी अपन ने करा ही था, ये करिए। अगले लेक्चर में चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को। चलिए, धन्यवाद। जाओ, होमवर्क करके लाना। कोई बात नहीं, सॉरी नहीं, मस्त है। ठीक है। क्या हाल चाल है? B1 चलेंगे? ठीक है।